लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई तीन टर्म जो है वो कंसेक्टिवली आ रही हैं तो जो पहली और तीसरी टर्म है उनके जो दरमियान वाली टर्म होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, फिर से रीड कर दूँ। अगर आपके पास कोई से दो नंबर्स हैं ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, और एक और तीसरा नंबर है लेट्स से कैपिटल ए, वो तीसरा नंबर इस तरह आ रहा है कि स्मॉल ए पहले नंबर पे है, स्मॉल बी तीसरे नंबर पे है, और वो जो नंबर कैपिटल ए है वो दरमियान में आ रहा है। तीन नंबर इस तरह कंजेक्टिवली मीन तरतीब के साथ आ रहे हैं किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस में या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इन तीनों नंबर्स में जो पहला और आखिरी वाला नंबर है उनके दरमियान जो नंबर आ रहा होगा उसको हम कहेंगे कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस का अरिथमेटिक मीन है। मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे जो कैपिटल ए दरमियान में आ रहा है ये स्मॉल ए और स्मॉल बी का अरिथमेटिक मीन है। मीन इसलिए क्योंकि वो दरमियान में आ रहा है, और अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक इसलिए क्योंकि ये तीनों टर्म्स क्या आ रही हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ रही हैं। अगर तीन टर्म्स अरिथमेटिक सीक्वेंस में आती हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास यहाँ पे है एक एक्स वाई और जी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की तीन टर्म है और तीनों क्या है कंसेक्टिव टर्म्स हैं, मीन के इकट्ठी टर्म्स हैं ये वाली की सीक्वेंस की। तो वाई क्या होगा, वाई अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन एक्स एंड जी। तो पहली और तीसरी टर्म आखिरी टर्म के दरमियान जो नंबर होगा उसको अरिथमेटिक मीन कहेंगे। अगर तो पहली और आखिरी टर्म के दरमियान एक ही नंबर आ रहा है तो उसको अरिथमेटिक मीन कहेंगे। ठीक है, और अगर पहली और आखिरी टर्म के दरमियान ज़्यादा जो है वो नंबर आ रहे हैं तो उसको हम अरिथमेटिक मीन की बजाय अरिथमेटिक मीन्स जो है कहेंगे, ये जमा का वर्ड कहेंगे, प्लूरल का वर्ड जो है यूज़ करेंगे। मीन का वर्ड सिर्फ एक ही नंबर अगर आपका दरमियान में आ रहा है, और अरिथमेटिक मीन्स का मतलब जो है वो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ही नंबर दरमियान में आ रहा है तो ये जो कैपिटल ए है ये स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो देखते हैं कि ए और बी के दरमियान जो है वो एक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान में लिख दिए हैं और कह दिया है कि सारे के सारे नंबर जो हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ रहे हैं। अब इस केस में आपका जो पहला और आखिरी एलिमेंट है इसके दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस के नंबर जो भी आ रहे हैं तरतीब के साथ, उन सारे के सारे नंबर को हम कहेंगे कि वो क्या है, अरिथमेटिक मीन्स है। ठीक है, तो प्लूरल का वर्ड जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो अगर एक अरिथमेटिक मीन हो दो नंबर के दरमियान जैसे कि यहाँ पे है, तो उसका निकालने का फार्मूला लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, जिन दो नंबर के दरमियान वो अरिथमेटिक मीन है उन दो नंबरों को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, आपको अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी की थी एक, फाइंड अरिथमेटिक मीन, एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पे बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो जिन दो नंबर के दौरान अरिथमेटिक मीन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, आप क्या करें, उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड अप करें और 2 से डिवाइड करें, तो इन दी एंड आपको जो है वो नंबर मिल जाएगा कैपिटल ए, जो कि इन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा होगा। और तीनों ही क्या होंगे, पहला दूसरा और तीसरा नंबर तीनों ही क्या होंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस में होंगे। मीन्स इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट आज लोगों ने हम लोगों ने एक एग्जाम्पल करनी थी, वो था एग्जाम्पल नंबर 6। उसमें हम लोगों ने ये सीखना था कि अगर दो नंबर के दरमियान एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स आ रहे हों तो फिर आप लोगों ने जो है वो उन अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू जो है कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक बार फिर से ज़रा मैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चला जाऊँ। अगर एक अरिथमेटिक मीन आ रहा है आपका दो नंबर के दरमियान, तो उसके लिए तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, A+B/2। ये आपके पास पहला एलिमेंट होता है, ये आपके पास आखिरी एलिमेंट होता है, और ये क्या होता है, इन दोनों एलिमेंट्स की जो दरमियान वाला एलिमेंट होता है ये आपको वो वाला वैल्यू मिल जाती है 2 से डिवाइड करने से। लेकिन जब एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये एक नंबर 2 है, एक नंबर 30 है, और आपसे कहा जाता है कि 2 और 30 के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन्स जो है वो फाइंड आउट करो। मीन 6 ऐसे नंबर फाइंड आउट करो कि जब आप उन 6 नंबर को 2 और 30 के दरमियान में रखो तो इन दी एंड आपके पास ये जो सारी की सारी तरतीब बन रही है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की तरतीब बन जाए या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरतीब बन जाए। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरतीब बन जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि हर दो नंबर में से अगर आप उससे पिछला नंबर माइनस करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिलती जाएगी हमेशा। ठीक है, या फिर इसके ऊपर हम जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की अहम टर्म का फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर क्या है, अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ रहे हैं, या जिसमें A1 A2 एंड सो ऑन कैपिटल A6 ये क्या आ रहे हैं, अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं, 2 और 30 के दरमियान में आ रहे हैं। तो ये 2 और 30 के दरमियान में तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको दरमियान में लिख देंगे तो ये पूरी की पूरी जो तरतीब बन रही है नंबर की, ये वाली एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की तरतीब बन जाएगी कि हर एक नंबर में क्या होगा, कोई ना कोई फिक्स नंबर ऐड करने से आपको अगला नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 में कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें A1 मिलेगा, A1 में वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें A2 मिलेगा,
A2 में हमें वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें कैपिटल A3 मिलेगा। याद रखना ये कैपिटल A3 जो है वो, या जब जो कैपिटल A1 है ये दूसरी टर्म यहाँ बन रही है, पहली टर्म यहाँ पे 2 है, कैपिटल A1 आपकी दूसरी टर्म बन रही है, कैपिटल A2 आपकी तीसरे नंबर वाली टर्म बन रही है। इस तरह कैपिटल A3 आपके 1 2 3 4 ये फोर्थ नंबर वाली टर्म बन रही है। नाम थोड़ा डिफरेंट है A3 क्योंकि और तीसरा अरिथमेटिक मीन है, लेकिन ये ओवरऑल टर्म्स की बात की जाए तो ये फोर्थ नंबर पर टर्म बन रही है ये वाली। जो चौथा अरिथमेटिक मीन है वो 5वें नंबर वाली टर्म बन रही है, जो पांचवा अरिथमेटिक मीन है वो 6वें नंबर वाली टर्म बन रही है, जो छठा अरिथमेटिक मीन है वो 7वें नंबर वाली टर्म बन रही है, और उसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 30 है ये आपके पास ये 8वीं टर्म बन रही है। तो ओवरऑल सीक्वेंस की कितनी टर्म बन रही हैं? सीक्वेंस की 8 टर्म्स बन रही हैं, जिनमें जो पहली टर्म है वो क्या आ रही है आपके पास, वो 2 आ रही है जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर हम nth टर्म जो है यहाँ पे जो है उसको 30 कंसिडर करें तो nth टर्म हमारे पास एक्चुअली क्या है, वो 8th टर्म है। तो यहाँ पे आप इसको 8th टर्म भी कंसिडर कर सकती हैं। यहाँ पे an इज इक्वल 30 की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे 8वीं टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, वो 30 आ रही है। 30 क्या है, 8वें नंबर पे है। 2 क्या है आपके पास पहले नंबर पे है, वो क्या है आपके पास पहली टर्म है। टोटल कितनी टर्म्स हैं, 1 से लेकर 8 तक हैं। टोटल आपके पास जो है 8 टर्म्स हैं, जिसमें 8वीं टर्म कौन सी है आपके पास, 30 है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे जो कैपिटल A1 जो कि दूसरी टर्म है, कैपिटल A2 जो कि तीसरी टर्म है, कैपिटल A3 जो कि चौथी टर्म है, ये सारी की सारी जो अरिथमेटिक मीन्स हैं 6, इनको फाइंड करना है। तो अब क्योंकि हमने कैपिटल A1 को फाइंड करना है जो कि दूसरी टर्म है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डी का पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये सारी की सारी टर्म्स अगर हम दो में जो है वो डी को ऐड कर देंगे, यहाँ पे दो में अगर हम डी को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 जो कैपिटल A1 पहला अरिथमेटिक मीन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह इस पहले अरिथमेटिक मीन में अगर हम जो कि A1 है जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, उसमें अगर हम फिर से अगर हम डी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें दूसरा अरिथमेटिक मीन मीन्स के तीसरी टर्म जो है वो मिल जाएगी सीक्वेंस की, एंड सो ऑन बाकी टर्म्स भी जो है मिलती जाएंगी। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि हम ये जो अरिथमेटिक मीन जितने जो ज़्यादा काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, एक से ज़्यादा लिखे हुए हैं, 2 30 के दरमियान, अगर हमने इनको फाइंड करना है तो हमें जो अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये जो टर्म्स आ रही हैं इनके केस में डी का पता होना चाहिए कि यहाँ पे डी की वैल्यू जो है क्या आ रही है। अगर हमें डी का पता चल गया वो क्या आ रहा है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में, तो हम इससे एक टर्म से आगे वाले टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स दरमियान में जितने भी अरिथमेटिक मीन इन्वॉल्व हो रहे हैं हम सबकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको जस्ट क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको उस सीक्वेंस जो एक से ज़्यादा मीन इन्वॉल्व हो रहे हैं जिस अरिथमेटिक सीक्वेंस में, आपको उस सीक्वेंस के केस में डी की वैल्यू का पता करना पड़ेगा। और आपको डी की वैल्यू पता चलेगी तो आपको ये जो अननोन अरिथमेटिक मीन इन्वॉल्व हो रहे हैं दरमियान में इनकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो यहाँ से फिर ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि जब भी आपने एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं दो नंबर्स के दरमियान, तो आपको सबसे पहले डी की वैल्यू जो है पता करनी पड़ेगी। उसी के ऊपर आपने फोकस करना है। अगर आपको डी की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको ये अरिथमेटिक मीन जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। अब डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, जो डाटा मेन गिवन दिया गया हमने उसी को यूज़ करके डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डाटा गिवन गया था कि 2 और 30 के दरमियान जो है वो 6 अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड करनी है। तो 6 अरिथमेटिक मीन हमने दरमियान में रख दिए 2 30 के दरमियान। तो ये टोटल कितनी टर्म्स बन गई है, टोटल आपके पास जो है वो 8 टर्म्स बन गई। तो एन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 8 की इक्वल हो जाएगा। वो जो 8वीं टर्म है वो किसके इक्वल है, 8वीं टर्म हमारे पास 30 के इक्वल है। और जो पहले टर्म है वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम जो है 8वीं टर्म के ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, एन टर्म का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ए एन किसके इक्वल है, वो ए एन या ए 8वीं टर्म जो है वो किसके इक्वल है, वो 30 के इक्वल है। तो हमें पता है जनरल फार्मूले का अगर हम जनरल फार्मूले से ए8 का आंसर निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा, जनरल फार्मूला आपको पता है ये वाला जनरल फार्मूला ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। तो यहाँ से अगर हम ए टर्म का जो है वो फार्मूला लगाएंगे, यहाँ एन की जगह 8 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा A1 इज इक्वल टू सॉरी A1 8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 माइनस 1D। ये हमने क्या लिख दिया, A8 की जगह जो है वो जनरल टर्म से एट टर्म का जो है वो आंसर लिख दिया जो कि किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। तो A1 प्लस 8 माइनस 1D ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 30 के इक्वल आ जाएगा। A1 की वैल्यू हमें क्या क्या पता चली, यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू जो है हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे ये वाली वैल्यू। और प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है 7, तो ये बन जाएगा आपके पास 7D। ये इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 30। तो 2 प्लस 7D इज इक्वल टू 13। और यहाँ से अगर आप
7D की वैल्यू निकालेंगे तो 30 - 2 वो क्या बन जाएगा 28। तो 7D की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 28। और यहाँ से अगर आप D की वैल्यू निकालेंगे तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी 28 डिवाइडेड बाई 7। तो आपको D की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 4 मिल जाएगी। तो D की वैल्यू का हमें पता चल गया। अब इस D की वैल्यू को यूज़ करते हैं हम जो है वो जो अननोन अरिथमेटिक मीन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें उनकी कैलकुलेशन में तो उन्होंने भी वैसे ही किया है। एन टर्म का जो है फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे। एन nth टर्म में हमारे पास कौन सी थी, टोटल 8 टर्म थी, तो n की जगह क्या पुट कर दिया, 8 पुट कर दिया है। तो 8 की जगह फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 30 बन जाएगा और n की जगह 8 आ जाएगा। तो 8 - 1d बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। मैंने थोड़ा सा स्टार में थोड़ा चेंज किया ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे पता था कि टोटल कितनी टर्म बन रही है, यहाँ पे 8 टर्म बन रही हैं और 30 जो है 8वीं टर्म है। तो मैंने क्या लिख दिया, A8 इज इक्वल टू 30 लिख दिया है। उसके बाद A8 के ऊपर nth टर्म का फार्मूला लगाया है। nth अकॉर्डिंग टू nth टर्म A8 किसके इक्वल होता है, A8 इज इक्वल टू होता है A1 प्लस 8 - 1d। तो A8 की जगह A1 प्लस 8 - 1d लिखा है। इसको सिंप्लीफाई किया और यहाँ से d की वैल्यू मिल गई है मुझे, क्या मिल गई है 4। अगर डी की वैल्यू मुझे या बाकी अरिथमेटिक सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स बता देगी, अगर मुझे एक एक भी एलिमेंट उसका स्टार्टिंग वाला जो है पता है। तो यहाँ पे मुझे पता है स्टार्टिंग वाला एलिमेंट कौन सा है, इसका 2 है। तो 2 से अगला एलिमेंट जो कि दूसरा एलिमेंट A1 है उसको अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, उस 2 में डी की वैल्यू जो 4 है वो ऐड कर दूंगा। तो मुझे 2 से अगला नंबर जो कि कैपिटल A1 है उसकी वैल्यू 6 मिल जाएगी। उसके बाद ये जो कैपिटल A1 है इसकी वैल्यू क्या मिल गई है हमें 6। अगर हमें इस A1 से अगला नंबर या 6 से अगला नंबर कैपिटल A2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस 6 में जो है क्या करेंगे, उस 6 में अगेन जो है हम डी की वैल्यू जो है वो 4 ऐड कर देंगे। जब डी की वैल्यू अगेन 4 ऐड करेंगे तो हमें A2 की वैल्यू जो है 10 वो मिल जाएगी। उसके बाद A2 से अगला नंबर A3 है, कैपिटल A3। और A3 की वैल्यू ऐड फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, A3 जिसकी वैल्यू 10 है उसमें हम क्या करेंगे, फिर से डी ऐड कर देंगे तो हमें A2 से अगला नंबर कैपिटल A3 जो है वो भी मिल जाएगा। उस तरह अगर A3 से अगला नंबर A4 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू जो कि 14 है उसमें अगेन जो है 4 ऐड करेंगे तो हमें 18 A4 मिल जाएगा। A4 में फिर से ऐड करेंगे 4 तो हमें A5 मिल जाएगा। और A5 में हम फिर से अगर 4 ऐड करेंगे तो हमें A6 मिल जाएगा। तो यहाँ आपको आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही, आवाज आ रही है किसी को मेरी, आवाज आ रही है किसी को मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा तो कहाँ तक जो मैंने आवाज कहाँ पे आके रुकी थी? अभी अभी आके रुकी है। चलिए ठीक है। तो इसी तरह जब आप जो है वो किसी एक टर्म में अरिथमेटिक सीक्वेंस की किसी एक टर्म में से जो है वो में उस डी की वैल्यू जो है वो ऐड करते जाएंगे तो आपको उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की नेक्स्ट आने वाली जो टर्म्स है वो बारी बारी जो है मिलती जाएंगी। तो ओवरऑल आपको जो है वो ये 6 अरिथमेटिक मीन जो है वो मिल जाएंगे। पहला अरिथमेटिक मीन आपके पास कैपिटल A1 6 है, दूसरा 10 है कैपिटल A2, तीसरा आपके पास A3 14 है, फोर्थ जो अरिथमेटिक मीन है वो आपके पास 18 है, 22 और 26। और यकीन के दरमियान में आ रहे हैं सारे के सारे नंबर अरिथमेटिक मीन जो है वो 2 और 30 के दरमियान में आ रहे हैं। तो अगर सीक्वेंस के एलिमेंट्स को गिनना अगर आप शुरू करें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 2 आपके पास पहली टर्म बनती है। ये जो कैपिटल A1 है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 6 आई थी वो आपके पास जो है वो दूसरी टर्म बनती है जिसको हम कैपिटल A1 का नाम देते हैं। याद रखना इसका नाम A1 रखा हुआ है लेकिन ये इस सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी पहले टर्म नहीं है, ये इसकी दूसरी टर्म है। तो ये आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा फर्क याद रखना है। A1 का नाम जस्ट इसलिए रखा है क्योंकि ये पहला अरिथमेटिक मीन आ रहा है 2 और 30 के दरमियान, इसलिए इसका नाम A1 रखा है कि ये पहला अरिथमेटिक मीन है। लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो ये दूसरी टर्म है, ये फर्क आप लोगों ने याद रखना है। A1 पहला अरिथमेटिक मीन है लेकिन है ये दूसरी टर्म। इस तरह A2 दूसरा अरिथमेटिक मीन है 2 और 30 के दरमियान, लेकिन है ये तीसरी टर्म है सीक्वेंस की। ठीक है, तो टर्म जो है तीसरी है लेकिन अरिथमेटिक मीन जो है वो A2 जो है वो तीसरा है। इस तरह एंड सो चलते जाए तो A6 जो है ये छठा अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 2 एंड 30, लेकिन ये वैसे ही आपके पास कितनी है 7वीं टर्म है। तो ये अब नंबर ऑफ टर्म्स का फर्क याद रखना है। और ये बताया कि आपको किसी अगर आपको स्टार्टिंग वाली एक टर्म पता है तो आप उसमें डी ऐड करके उससे अगली वाली टर्म जो है
उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करें, इसका मतलब ये जो भी आप नंबर दरमियान में लगाएंगे, नंबर में दरमियान में लगाने की वजह जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही बनेगी बाय डेफिनेशन। अब क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस ही बनेगी, इसका मतलब हम दो में जो है वो डी ऐड करेंगे तो हमें A1 मिलेगा, A1 में डी ऐड करेंगे तो A2 मिलेगा, एंड सो ऑन बाकी सारे अरिथमेटिक मीन्स मिलेंगे। इसलिए हमने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही थी उसको यूज़ करते हुए हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट की, और डी की वैल्यू यूज़ करने के बाद हमने दरमियान में जितने भी अरिथमेटिक मीन आ रहे थे, अब चाहे दरमियान में 6 अरिथमेटिक मीन है, चाहे 12 अरिथमेटिक मीन है, चाहे 2 अरिथमेटिक मीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो दरमियान में जितने भी अरिथमेटिक मीन आ रही होंगी आप उन सब की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.2। तो पहले 9 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे वो होपफुली आप लोगों ने कर लिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ रहा है, इफ 5 and 8 are two arithmetic means between small a and small b then find a and b। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने एग्जाम्पल जो किए हैं इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जब भी हम लोगों ने भी एग्जाम्पल की है इसमें क्या था कि आपको दो साइड वाले नंबर गिवन थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो आपको दो साइड वाले नंबर गिवन थे 2 और 30, और आपने क्या करना था, उनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन्स आ रहे थे उनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी थी आप लोगों ने। लेकिन ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें आपको दरमियान वाले नंबर जो है गिवन है 5 और 8, और कहता है कि जो साइड वाले नंबर है जिनके दरमियान वो नंबर आ रहे हैं, जिनके दरमियान ये अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं दो, वो साइड वाले नंबर जो है फाइंड करें। तो सिचुएशन आपके पास कैसे बनेगी, सिचुएशन आपके पास जो है कुछ इस तरह की बनेगी। क्वेश्चन में क्या है, 5 और 8 जो है वो ए और बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन है। तो ए और बी के दरमियान है इसलिए क्या होगा, ये स्टार्ट में होगा, बी आपका क्या होगा एंड पे होगा। 5 और 8 जो है इनके दरमियान में है, तो 5 और 8 को तरतीबन हम क्या करेंगे, इनके दरमियान में लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 5 और 8 जो है क्या बन जाएंगे, अरिथमेटिक मीन्स बन जाएंगे बिटवीन ए एंड बी। तो एग्जाम्पल में क्या था, एग्जाम्पल में हम लोगों ने दरमियान वाले नंबर जो है फाइंड किए थे, साइड वाले नंबर आपको गिवन थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको दरमियान वाले नंबर जो है वो दे दिए हैं, आपसे कहा साइड वाले नंबर जो है फाइंड करें। लेकिन ये बताया कि ये अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने 4 नंबर लिखे हैं ये वाले तरतीब के साथ, ये 4 नंबर क्या बन जाएंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस के 4 कंसेक्टिव नंबर जो है वो बन जाएंगे, या कंसेक्टिव टर्म्स जो है बन जाएंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अब क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस की 4 कंसेक्टिव टर्म्स हैं, इसका मतलब यही है कि किसी एक टर्म में से अगर हम उससे पीछे वाले टर्म माइनस करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस हो उसमें से जब भी आप किसी एक टर्म में से उससे पीछे वाले टर्म जो है माइनस करते हैं तो हमें डी की वैल्यू जो है मिलती है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू ही ढूंढेंगे। वहाँ पे एग्जाम्पल में आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी एग्जाम्पल में, क्योंकि आपको फर्स्ट वाली और लास्ट वाली जो टर्म है वो गिवन दी गई थी जिसके दरमियान में आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना था। तो आपने डी की वैल्यू कुछ कैलकुलेशन करके फाइंड आउट की थी, थोड़ी कह लें कि 5 स्टेप करके आपने डी की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दरमियान वाले नंबर जो दिए गए हैं आपने साइड वाला नंबर जो है फाइंड आउट करना है। तो डी की वैल्यू आपको फिर भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डी क्योंकि आपको दो कंसेक्टिव नंबर जो है इकट्ठे दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपके लिए डी की वैल्यू फाइंड आउट करना आसान है। आप क्या करेंगे, ये जो 8 है उसमें से अगर आप उससे पीछे वाला टर्म जो कि 5 है उसको माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे डी की वैल्यू जो है मिल जाएगी, जो कि किसकी इक्वल होगी, 8 माइनस 5 3 की इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 3 की वैल्यू यूज़ करते हो आप, डी की वैल्यू जो है यूज़ करते हुए ए और बी की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए और बी की वैल्यू जो है इस 3 को यूज़ करते हुए कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये खास बात होती है कि जब उसमें उसके किसी एक टर्म में डी ऐड करें तो उससे आगे वाली टर्म जो है वो आ जाती है। तो अगर एक डी ऐड करने से आगे वाली टर्म आ जाती है तो इसका मतलब आगे वाली टर्म में से अगर हम डी माइनस कर देंगे तो हमें उससे पीछे वाली टर्म भी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे जो 8 आ रहा है, 8 में से अगर मैं क्या करता हूँ, 8 में से अगर मैं डी जी की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, 8 में से अगर मैं डी वैल्यू 3 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 कौन सा है, 8 से पीछे वाले टर्म है, और हमें क्या चाहिए, 5 से पीछे वाले टर्म स्मॉल ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें स्मॉल ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 में से जो है वो डी को माइनस कर देंगे। जब 5 में से हम डी को माइनस करेंगे तो 5 से पीछे वाली जो टर्म है वो हमें मिल जाएगी। तो 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आती है,
2 आती है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में किसी एक टर्म में से जब डी माइनस करते हैं तो उससे पीछे वाली टर्म मिलती है। अगर किसी एक टर्म में हम जो है वो डी को ऐड कर दें तो हमें उससे आगे वाली टर्म मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो अगर हम क्या करें, इस 8 में जो है वो डी को ऐड कर दें, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। तो अगर हम इस 8 में जो है वो 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11। इसका मतलब 11 हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 11 हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 11 बन जाएगी, जो किसकी इक्वल है, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 के इक्वल है। तो ये आपके दो तरह के क्वेश्चन हो गए हैं। एक तरह का क्वेश्चन ये था कि अगर आपको जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो दरमियान में जो है वो आपसे पूछे गए हों कि उनकी वैल्यू कौन सी है, और साइड वाले नंबर आपको गिवन दिए गए हों, तब भी आप लोगों ने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको एग्जाम्पल 6 मैंने सॉल्व करके बताई है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपको जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो गिवन दिए गए हों और आपसे कहा जाए कि आप साइड वाले नंबर फाइंड आउट करें। तो आपने साइड वाले नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो दरमियान में आपको अरिथमेटिक मीन गिवन दिए गए होंगे। आपने क्या करना है, उनमें से किसी भी दो कंजेक्टिव जो अरिथमेटिक मीन होंगे उनमें से उनको यूज़ करते हुए आपने डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू जब आपको फाइंड आउट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, जो नंबर आपने फाइंड आउट करना है उससे अगले वाले नंबर में से डी को माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5 जो है ए को स्मॉल ए को फाइंड आउट करना था, स्मॉल ए से जो आगे वाला नंबर 5 है, 5 में से अगर हम डी को माइनस करेंगे तो हमें स्मॉल ए की वैल्यू मिल जाएगी। और स्मॉल बी को भी फाइंड आउट करना था, स्मॉल बी क्या है, 8 से एक स्टेप आगे है, 8 से आगे वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, 8 में जो है वो डी को ऐड कर देंगे तो हमें 8 से आगे वाली टर्म भी जो है वो मिल जाएगी। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म मिल रही है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स होने की वजह से मैं जो है वो सीक्वेंस की टर्म्स को फाइंड करना जो है वो आसान हो रहा है, क्योंकि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो है वो जनरल रिजल्ट जो है पढ़े हुए हैं कि उसकी एक टर्म्स को यूज़ करते हैं हम उससे आगे या पीछे वाली टर्म जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है और जनरल टर्म का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे जो है आपको दो दरमियान में अरिथमेटिक मीन दिए गए थे, जिनको यूज़ करते हुए आप लोगों ने साइड वाले नंबर फाइंड आउट किए थे, जिन नंबर के दरमियान ये दो अरिथमेटिक मीन जो है वो आ रहे थे। ए की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 आई है, और बी की वैल्यू जो है आपके पास 11 आई है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें क्या है, कहते हैं कि इफ़ ए 3 7 बी आर इन ए पी, आर इन ए पी मीन्स क्या है, ये चारों की टर्म्स क्या आ रही हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ रही हैं। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की चार क्या इकट्ठी टर्म्स हैं। देन वो कहते हैं ए और बी फाइंड आउट करें। ये भी बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराया था। उसमें क्या था, पहले ए था, फिर 5 था, फिर 8 था, और एंड पे क्या था, बी था। और हमने क्या किया था, साइड वाले ए और बी की वैल्यू जो है फाइंड आउट की थी, इन दोनों को यूज़ करके पहले डी की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर 5 में से डी को माइनस किया तो ए की वैल्यू मिली, और 8 में डी को ऐड किया तो बी की वैल्यू मिली। यहाँ पे भी क्योंकि ये ए 3 7 और बी ये भी क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनके ऊपर भी आप जो है सेम कंसेप्ट यूज़ करते हुए जो है वो ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही आप लोग खुद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, उसमें क्या है, इफ 2k प्लस 1 k स्क्र एंड 2k स्क्र माइनस 7 आर इन ए पी देन फाइंड k। ठीक है, कहता है कि अगर ये तीनों टर्म्स जो हैं वो क्या आ रही हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ रही हैं, तो यहाँ पे जो के आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करें। हमें पता है जब किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस में कोई दो या कोई टर्म्स इकट्ठी आती हैं, चाहे वो दो टर्म्स इकट्ठी हैं, चाहे वो तीन टर्म्स इकट्ठी हैं, चाहे वो ज़्यादा टर्म्स इकट्ठी हैं, जब भी आप किसी एक टर्म में से उससे पिछली वाली टर्म माइनस करते हैं तो हमें आंसर हमेशा जो है एक ही नंबर मिलता है जिसको हम डी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीन टर्म्स आपको गिवन दी गई हैं, पहली टर्म कौन सी है, 2k+1, दूसरा टर्म में आपके पास के स्क्वायर, और तीसरा में आपके पास 2k² माइनस 7। ये तीनों टर्म्स क्योंकि इकट्ठी दी हुई हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की, इसका मतलब यही है कि हम किसी एक टर्म में से उससे पिछली वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमें हमेशा जो है वो सेम ही यहाँ से मिलेगा जिसको हम डी कहते हैं। तो यहाँ पे अब देखें, अगर हम 2k² माइनस 7 में से उससे पिछली वाली टर्म जो है k² माइनस करेंगे तब भी हमें जो है वो सेम डी की वैल्यू ही मिलेगी। और इसी तरह अगर हम जो है वो k² में से 2k+1 जो है उससे पीछे वाले टर्म जो है माइनस करेंगे तभी हमें जो है वो सेम फिक्स डी की वैल्यू ही मिलेगी, जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, तो किसी भी एक टर्म में से उससे पीछे वाले टर्म माइनस करेंगे तो हमें सेम ही नंबर डी मिलता है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी टर्म में से दूसरे टर्म माइनस करेंगे ताकि हमें डी की वैल्यू मिले, और इसी तरह दूसरी टर्म में से भी हम पहले टर्म को माइनस करेंगे ताकि वहाँ से भी हमें डी की वैल्यू मिले। तो जो दो डी की वैल्यूज मिलेंगी उनको आपस में इक्वल सेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही डी की वैल्यूज हैं, और इक्वल सेट करने के बाद उस इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमें के की वैल्यू जो है मिल जाएगी।
तो सोल्यूशन अब आपने इसका इस तरह करना है, क्योंकि आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप तीसरी टर्म में से जो कि है 2 इंटू के स्क्वायर -7, अगर आप उसमें से इससे पीछे वाली टर्म जो है जो कि है के स्क्वायर, अगर आप उसको माइनस करेंगे, मीन्स अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो आपको उस अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में जो कॉमन डिफरेंस डी इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह अगर आप जो है इसी सीक्वेंस में अगर आप जो सेकंड टर्म है जो कि के स्क्वायर है, अगर उसमें से अगर आप उससे पीछे वाली टर्म जो है, मीन्स जो के स्क्वायर से जो पीछे वाली पहली टर्म है उसको माइनस करेंगे जो कि है 2k+1, तो इसको माइनस करने से भी आपको इस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस फिक्स डी इन्वॉल्व हो रहा है आपको उसी की सेम डी की वैल्यू जो है वो मिलेगी। तब आपको दो इक्वेशन से जो है वो डी की वैल्यू जो है मिल रही है, और दोनों डी क्या है आपस में सेम ही है, एक ही डी की वैल्यू है, क्योंकि आपने एक ही अरिथमेटिक सीक्वेंस से डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। जब किसी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस से आप डी की वैल्यू निकालते हैं तो आप जिस मर्जी टर्म में से उससे बीच वाले टर्म को माइनस करें आपको डी की वैल्यू हमेशा जो है सेम ही मिलती है। इसका मतलब यहाँ पे जो डी की वैल्यू हमने निकाली है 2 इंटू के स्क्वायर -7 माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे हमने जो डी की वैल्यू निकाली है के स्क्वायर -2k+1, ये दोनों डी की वैल्यूज क्या होंगी आपस में इक्वल ही होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो फ्रेम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि ये जो डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है जो कि है 2k² -7 माइनस के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 से आपको डी की वैल्यू मिली है, ये किसकी इक्वल होगी, जो इक्वेशन नंबर 2 में डी की वैल्यू लिखी हुई है वो किसकी इक्वल है, के स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है 2k+1। याद रखें जब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ रहा हो तो आपने उसको जब ओपन करना होता है तो उसके साइन जो है वो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स आ रही होती हैं उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो आपने ब्रैकेट के बाद जब माइनस आ रहा हो तो आपने कैलकुलेशन करते हुए काफ़ी एहतियात जो है वो करनी है। जैसे नेक्स्ट अभी मैं करने लगा हूँ, यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो यहाँ पे आएगा के स्क्वायर, उसके बाद बाहर माइनस है तो अंदर जो +2k है वो क्या बन जाएगा आपके पास -2k बन जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर +1 है वो क्या बन जाएगा आपके पास -1 बन जाएगा। तो ये मैंने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है। इस तरह अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2k² -7 और -k²। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, कटिंग वगैरह अगर कुछ होती है तो वो करनी है, और इन दी एंड यहाँ पे जो है वो के की वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है। तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जब इस 2k² में से ये वाला k² माइनस होगा तो आपके पास सिंपली लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, k² बच जाएगा, और क्या बच जाएगा -7 बच जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में भी आपके पास जो है वो क्या है k² है, और उसके अलावा -2k है, और इसके अलावा -1 है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका k² है, ये वाला k² जो राइट हैंड साइड में आपके पास k² है, इस केस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k² वाली टर्म जो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ बचेगा आपके पास -7 इज इक्वल टू -2k और -1। तो यहाँ पे -1 को क्या करेंगे, इस साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास आंसर बनेगा यहाँ पे -7 +1 इज इक्वल टू -2k, और -7 और +1 ये किसकी इक्वल होता है, ये -6 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है वो -6 आ जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा, ये 2 जो है वो 6 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको जो है के की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल मिल जाएगी, वो 3 की इक्वल मिल जाएगी। तो जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको दी गई हैं उनमें हर टर्म्स में से जो है उससे प्रीवियस टर्म जो है माइनस करें, आपको डी की वैल्यू ही मिलेगी। तो आपको दो जो है वो तरह से जो है डी की वैल्यू जो मिलेगी जो कि क्या होगी, आपस में इक्वल ही होगी, सेम ही डी की वैल्यू होगी। उन दोनों का क्या करेंगे हम आपस में इक्वल सेट करेंगे, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इन दी एंड जो है वो के की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। ये तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं और बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस मीटिंग में एग्जाम्पल नंबर 6 की थी। एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोगों ने क्या किया था, फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 30। और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 23। क्वेश्चन नंबर 14 में है फाइंड 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 6। और क्वेश्चन नंबर 15 में है फाइंड 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 15। तो ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह ही करने हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में की थी, ये वाली एग्जाम्पल। ठीक है, इसको सॉल्व करने का वे आसानी है। जैसे आप लोग क्या करें, जितने भी अरिथमेटिक मीन आपको कहा गया है, 2 नंबर्स के दरमियान उन अरिथमेटिक मीन्स को जो है इंसर्ट करें, लिखें और पूरी की पूरी सीक्वेंस बना लें। ठीक है, उसके बाद देख लें सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करें, उसको एन की जगह पुट करें और उसके अलावा A1 और उसकी वैल्यू को यूज़ करें और nth टर्म के फार्मूले को यूज़ करते हुए डी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। जब आपको डी की वैल्यू जो है मिल जाएगी तो इन दी एंड आपको दरमियान में जितने भी अरिथमेटिक मीन जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं आपको उनकी वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो इसी तरह आप लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल 6 को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है मीन्स क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं।